दोस्तों आज हम लोग उत्तर मुगलकार, बंगाल विजय और मैसूर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग यहाँ पे विस्तार से हल देखेंगे। यह जो हल है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। फर्स्ट क्या है, प्लासी का युद्ध सूची 1 में, बी में द्वैत शासन 1765 में, सी बक्सर युद्ध 1764 में, बंगाल अकाल 1770 में। सूची 2 में है वह, 1 में रोजर ड्रेक, 2 में है रॉबर्ट क्लाइव और सी में है वेंसी टर्ट और वेंसी टार्ट, 4 में है कार्टियर। तो इसका देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम कौन रह चुके थे। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, जो हम लोग पहले के चैप्टर में पढ़े थे, जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। उस वक्त जो उसका नेतृत्व करते हैं, कौन सा तत्कालीन गवर्नर रहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। तो 1 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद बक्सर का युद्ध पढ़े थे, 1764 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था, 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी का बिहार के बक्सर में। इस युद्ध में क्या हुआ था, 3 शासक का एक बार अंग्रेजों के द्वारा पराजय हुआ था। इस टाइम तत्कालीन गवर्नर कौन थे, वेंसी टार्ट, और जो इसका नेतृत्व करता कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो थे। तो ये भी हम याद रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 देखेंगे। प्लासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो ने, सी है वारेन हेस्टिंग्स ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा, कौन किए थे, रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दो में देखेंगे, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। हम लोग अभी पढ़ चुके थे, जब हम मिलान 1 सूची 1 का सूची 2 से मिलान किए थे, उसमें हम बताए थे क्या कि बक्सर का जब युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी का होता है, उसमें जो तत्कालीन गवर्नर रहते हैं वह रहते हैं बेंसी टर्ट रहते हैं, लेकिन जो उसका नेतृत्व करता थे वह कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। तो इसका पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है बारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन नंबर सी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स आयरकुट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेक्टर मुनरो। अब देखेंगे चौथा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला। इसमें जब 1765 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1772 ईस्वी से रखता है। इसमें एक बात और का ध्यान रखेंगे, जब द्वैत शासन स्टार्ट होता है उस टाइम जो तत्कालीन गवर्नर क्लाइव रहते हैं, जब वो खत्म होता है 72 में, उसमें मुनरो रहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो इसमें वेलेस्ली की सहायक संधि, ये पढ़ने को हमें मिलेगा किसमें, जब मैसूर युद्ध होता है। जब मैसूर युद्ध में होता है, जब टीपू सुल्तान पर क्या कर दिया जाता है, वेलेस्ली जब गवर्नर रहता है और उस पर उनके अधिकारों के विरुद्ध में जो संधि थोपता है, वह क्या कहलाता है, सहायक संधि कहलाता है। जो क्या होता है, अवध के नवाब टीपू सुल्तान के अधिकारों के विरुद्ध होता है और यह जो चौथे आंगल मैसूर युद्ध में थोपा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अवध के नवाब। छठा देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, कौन था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। इसका अभी हम लोग गवर्नर जनरल का भी आगे पढ़ेंगे, एक क्लास जिसमें पूरा गवर्नर के बारे में रहेगा। वो भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, आगे इसका फिर हल करवाया जाएगा। उसके बाद 7वां देखें, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ऑप्शन ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, डी बिदनूर की संधि। जो तीसरा आंगल और मैसूर युद्ध हुआ था, वो हम लोग पढ़े थे कि इसमें 3 संधियां हुई थी। जो चौथा युद्ध होता है उसमें कोई संधि नहीं होता है। इसमें एक हम आपको वाक्य भी बताए थे, एक पंक्ति भी बोले थे कि एम 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 एस याद रखिएगा, अगर जो भूल जाते हैं। तो फर्स्ट था
एम से था मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलोर की संधि और तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्योंकि तीसरा है। और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें जो गवर्नर थे, पहला में कोई गवर्नर नहीं आए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बेलेस्ली आए थे। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ध्यान नहीं आ रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कर्नवालिस आए थे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली थे। 8 देखेंगे, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लागू की गई होगी? यह लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा। इसका भी हम लोग आगे के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद 9 देखा जाए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फारसी में सफरनामा कौन लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। यह भी अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, जब आगे पढ़ाएंगे तो इसका विस्तार से हल कराया जाएगा। उसके बाद 10 में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक भी हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद रेलवे लाइन भी इसी के शासनकाल में था। जो आगे है चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करेंगे वो अभी नहीं पढ़े हैं। 11वां है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ये भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। 12वां नंबर है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? अभी इसके आगे वाले चैप्टर में मैसूर के बाद सिख ही पढ़ना है। वो जब सिख पढ़ा देंगे तब ये सब सिख से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लेंगे। जो ब्रिटिश से रिलेटेड है, जब ब्रिटिश का गवर्नर जनरल पढ़ने को आएगा, उसके बाद गवर्नर पढ़ने का आएगा, उसमें हम लोग इसका हल देख लेंगे। 13वां है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? चूंकि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराई, हम आपको बताए थे कि जब सिराजुद्दौला 1757 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। ये प्लासी का क्यों युद्ध होता है? वो क्या करते, अंग्रेज षड्यंत्र रचना स्टार्ट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि सिराजुद्दौला के जो परिवार हैं और उनके कुछ दरबारी है जो क्या है उनके विरोधी हैं, इसी का वो फायदा उठाकर उनको अपने तरफ मिला लेता है और प्लासी का युद्ध होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा? क्लाइव। उसके बाद चौथा है, किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखा जाए जो सहायक संधि हुआ था, इसमें आपको बताए थे कि जब सहायक संधि होता है किसके साथ लोपा जाता है? जो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान होते हैं, जो चौथे आंग्ल मैसूर होता है, जो 1799 ईस्वी में होता है। इसमें क्लाइव क्या करता है, एक सहायक संधि लाता है। यह सहायक संधि वह अवध के राजा जो टीपू सुल्तान थे उस वक्त, वह उनके अधिकारों का उसमें हनन रहता है, वह उनके अधिकार का विरुद्ध रहता है। तो वह उन पर क्या किया जाता है, मंजबरी थोप दिया जाता है। इसमें अंग्रेज जब निजाम को और मराठा को शामिल करते हैं, यह कहकर शामिल करते हैं कि जो भी इस युद्ध में लाभ होगा उसका क्या होगा, 3 भागों में बंटवारा होगा। तो ये सब प्रलोभन देखो उसको अपने साथ लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर कौन कौन किए थे, मंजबरी थोपा गया था। एक हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, फिर अवध के नवाब भी इसमें शामिल थे। उसके बाद मैसूर के राजा जो खुद उस वक्त टीपू सुल्तान थे। यह तीनों क्या थे, सहायक संधि पर हस्ताक्षर था। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां देखा जाए, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं। ये आने वाला चैप्टर में इसका हल देखेंगे। 16, सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। यह भी आगे के क्लास में पढ़ेंगे। 17वां देखें, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? हम लोग पढ़े थे टीपू सुल्तान की मृत्यु उस वक्त कहाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। उसके बाद 8वां में देखा जाए, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? यह भी आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे देखा जाए उत्तर मुगल काल और बंगाल विजय और उसके बाद मैसूर, यही 3 चैप्टर से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। 19 नंबर, यह भी गवर्नर जनरल से है, ये आगे के क्लास में होगा। उसके बाद है वाडियार के शासक थे। तो देखा जाए हम लोग पढ़े थे जो वाडियार वंश के शासक कौन थे, के शासक कहाँ के थे, वह थे विजयनगर की, मैसूर के रियासत। क्या हो जाएगा,
जो बाडियार वंश के ही शासक थे, चिक्का गणराज, उसी चिक्का गणराज के एक दो सेनापति होता है, कौन? नंदलाल और देवराज। नंदलाल की सेना में हैदर अली एंट्री करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक मैसूर रियासत से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, कहाँ थी? ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, बी है मैसूर, सी है बंगलोर और डी है भाग्यनगर। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। 22 में देखेंगे, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया, यह भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, जो भारत का प्रथम गवर्नर आपको आधी होगा, विलियम बेंटिंक। द्वैत शासन नीति किसके शासनकाल में लाई थी? जब हम लोग क्या पढ़े थे, द्वैत शासन की नीति किसने समाप्त की थी? हम लोग पढ़े थे किसमें, जब इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में खत्म होती है, तब क्या होता है, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक द्वैत शासन चलता है। जब द्वैत शासन स्टार्ट होता है तो क्लाइव रहते हैं, और जब खत्म होता है तो उसके कौन रहते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। 25 में देखा जाए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने किया था। सबसे अधिक विरोध इसका मराठा ही करते हैं। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी का 1757 में अधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि ऑप्शन ए है, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ऑप्शन सी है, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना को सफाया हो गया, डी, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघात मारे गए। हम लोग पढ़े थे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 ईस्वी को घटित होता है, और यह जो प्लासी का युद्ध क्यों होता है? जब अंग्रेजों को यह पता चलता है कि सिराजुद्दौला के जो परिवार में आंतरिक कलह है, और उसके जो दरबारी हैं वह भी उससे क्या है, नाराज हैं, यानी उसके कुछ दरबारी भी विरोधी हैं। इसी का लाभ उठाकर वे उन सभी को, विरोधियों को, जो कौन विरोधी, जो रहते हैं इसके विरुद्ध में, सिराजुद्दौला को, उसको अपनी ओर मिला लेता है, और एक कूटनीति का यहाँ पर परिचय देते हुए वह क्या करता है, सिराजुद्दौला को से युद्ध करता है, और इसमें सिराजुद्दौला का क्या होता है, रणभूमि में मारा जाता है, और इसके दो क्या होते हैं, दो सेनापति होते हैं जो उसके साथ होते हैं, और उसके जो मुख्य सेनापति होता है मीर जाफर, जो इसको क्या करता है, यही गद्दारी का काम करता है। और इसमें प्लासी का युद्ध में किसका हो जाता है, सिराजुद्दौला का। और जो दो उसके सेनापति थे जो उसको सहयोग किए थे, मीर मदान और मोहनलाल, ये दो थे। तो इस तरह से जब वो विजय क्या होता है, अंग्रेज इस युद्ध को जीतता है, तो इसमें क्या हो जाता है, उसके बाद वह संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए उसका रास्ता खुल जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला जाता है कि प्लासी का युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों का जो बोला जाए आगमन है, वह युद्ध आगमन का रास्ता खोल देता है। 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? यह आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 8वां, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ये भी आगे आगे पढ़ेंगे, आदि ग्रंथ है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ये भी आगे पढ़ेंगे। सही कलमा सही कालक्रम अनुसार, ऐसे हम लोग पढ़े थे, रॉबर्ट क्लाइव पहले आता है, वारेन हेस्टिंग बाद में आता है, क्योंकि जब द्वैत शासन 1765 ईस्वी में स्टार्ट होता है उस समय रॉबर्ट क्लाइव रहता है, और वारेन हेस्टिंग्स उसके बाद 1772 ईस्वी में होता है। तो ऑप्शन जब भी देखेंगे कि एक के बाद तीन आएगा, एक के बाद तीन हर एक ऑप्शन में आया है, एक के बाद तीन, सिर्फ डी में नहीं आया, तो डी छाड़ देंगे, और बाकी जब आगे पढ़ेंगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 32 क्वेश्चन में 32 में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, क्या राज था? ऑप्शन ए है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, और डी, उपर्युक्त में से तीनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से तीनों। देखा जाए, पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का कारण क्या था, कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। उस वक्त जब वो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो लोगों में एकजुटता नहीं थी, सभी लोगों में यह भावना नहीं थी। सभी जगह लोग क्या किए थे, कोई एक मुद्दा को नहीं रखकर अपने अपने मुद्दा लेकर आ गए थे। इसके कारण यह क्या कर पाई, यूनिटी भी नहीं बना पाई आंदोलन। उसके बाद कंपनी की सेना को पश्चिम
प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार। ये भी सही बात है कि जो ब्रिटिश थे उनको प्रशिक्षित भी थे और आधुनिक हथियार भी थे। ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए भारतीय सैनिकों को राष्ट्रीय भावना की कमी थी। यह भी देखा जाए, इसमें यह चीज नहीं था कि सभी को एकजुट होकर भारत के लिए लड़ना है, ये उनमें नहीं था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। भारत में निम्न वायसराय में से किस काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए? ये भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। 34 क्वेश्चन है, ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत पर डाक टिकट शुरू किया? तो इसका ऐसे सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जो आगे क्लास में पढ़ेंगे। सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग जानते ही होंगे कि लॉर्ड विलियम बेटिंग थे इसका। ठगी प्रथा और सती को अंत करने वाले अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? अब आगे अवध, तो हम लोग जब पढ़े थे कौन, उत्तर मुगल काल पढ़े थे कि जब मोहम्मद शाह के समय बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय प्रांत थे जो अपने आप को स्वतंत्र किए थे। उन प्रांतों में अवध था, बंगाल था, कर्नाटक था, ये सभी था। तो अवध में कौन थे? सआदत खां। और बंगाल के कौन थे? मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद के कौन थे? चिनकलीज खां। ये सब ऐसे क्षेत्रीय प्रांत थे जो अपने आप को उस वक्त स्वतंत्र किए थे, उन्हीं में से एक अवध भी था। अगला क्वेश्चन 37 देखेंगे। किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? कौन थे? देखिए क्वेश्चंस का रहा है कि जब हम लोग जानते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें बक्सर का युद्ध में 3 शासक, भारत के 3 प्रसिद्ध शासक शामिल होते हैं और एक और अंग्रेज रहता है। कौन-कौन शासक रहते हैं? एक और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला रहता है, उसके बाद मुगल के नवाब शाह आलम द्वितीय होते हैं, उसके बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है और ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर रहे होते हैं? अभी एक विचार ही कर रहे होते युद्ध करने का। यह बात अंग्रेज को पता चल जाता है, वह बिहार में आ जाता है और बक्सर के मैदान में युद्ध होता है। इसमें तीनों की हार होती है और अंग्रेज जीतता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 37 का हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। उस वक्त कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? अभी हम आपको बताए थे मुगल सम्राट कौन थे। हाँ, इसमें प्लासी का युद्ध के समय पूछ रहा है, इसलिए जो उस टाइम 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो आलमगीर का शासनकाल था, वह कहाँ से कहाँ तक था? 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय किनके बाद आए थे? अहमद शाह के बाद। हम आपको बताए थे कि जिनको ये याद नहीं हो रहा है क्रम से, वो आशा अब करके एक पंक्ति को याद रखेंगे, वो लाइन को। आ से हो गया आलमगीर द्वितीय, शाह से हो गया शाह आलम द्वितीय, अ से हो गया अकबर द्वितीय, ब से हो गया बहादुर शाह द्वितीय। तो उन्हीं में से बी ऑप्शन इसलिए भी होगा। 39 में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं। 40 में नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है अंग्रेज ने सिराजुद्दौला का राज्यारोहण का विरोध किया। ऑप्शन बी है अंग्रेज ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ऑप्शन सी है अंग्रेज ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। ऑप्शन डी है काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। तो जो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है बी। बी कैसे होगा? देखिए क्या होता है कि नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष क्यों होता है? संघर्ष इसलिए होता है कि जो क्या होते हैं, मतलब ब्रिटिश होते हैं, वह क्या करते हैं, जो उनको छूट मिलता है वह उसका दुरुपयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब वो अपना किलाबंदी करने लगते हैं। क्या करते हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकल कर भी घेरने लगते हैं। जब नवाब सिराजुद्दौला वहाँ का शासक होता है तो वह बोलता है जब हम यहाँ पे राजा हैं तो तुम्हें किलाबंदी करने की क्या ज़रूरत है, जब हम तुम्हारे लिए हैं। तो फ्रांसीसी भी उस वक्त चंदनगर को कर रहा होता है, लेकिन जब सिराजुद्दौला मना करता है तो फ्रांस रुक जाता है और ब्रिटिश नहीं मानते। इसी वजह से वह क्या करता है, 15 को विलियम फोर्ट पर वो क्या करता है, हमला करता है और 5 दिन तक घेरे रहता है और 20 जून को क्या करता है, 1757 ईस्वी को वहाँ से क्या करता है, हमला कर कर अंग्रेज को भगा देता है। तो संघर्ष का जो कारण था, यही कारण था कि वो उसका क्या कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे। तो इसलिए जो पहला है वो ऑप्शन छट जाएगा। दूसरा में अंग्रेज ने बंगाल के फ्रांसीसियों का उपनिवेश चंदनगर पर हमला किया, ऐसा नहीं था।
डी में भी है ब्लैक होल की घटना। ये ब्लैक होल की घटना कब होता है? इसी में होता है जब उसका वह दुरुपयोग कर रहे होते हैं, तब जब वह हमला करता है उसी में वह 146 व्यक्तियों को भी बंद कर देता है। लेकिन जो प्रमुख कारण इसमें से होता है वह अंग्रेजों को छूट जो दिया गया था व्यापार में उसका दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए 41 हो गया। 41 का देखेंगे, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया, वे सरदार कौन थे? आपको हम जब बताए थे अभी कुछ पहले कि जब प्लासी का युद्ध होता है उसमें सिराजुद्दौला का सहयोग देने वाले उसके दो दरबारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? मोहन मदान और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान। 1 और 4 कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, इसमें 1 और 4 दिया हुआ है। 42 में देखेंगे, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? यह घटना कब घटी थी? सिराजुद्दौला के समय में घटी थी, जब सिराजुद्दौला क्या करता है? बंगाल पर हमला करता है उस वक्त। उसी में से हॉलवेल भी होता है उस 46 में से। तो यह जो कहाँ घटता है? ऑप्शन ए है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है मुंगेर, डी है कोलकाता। तो क्या हो जाएगा? कोलकाता, क्योंकि विलियम फोर्ट कोलकाता में ही था। 43 है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह बंगाल के किस कवि का कथन है? ऑप्शन ए है नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्र टैगोर, ऑप्शन डी है काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन कहे थे। 44 में देखेंगे, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं की राज की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन ए है जादूनाथ सरकार, ऑप्शन बी है के एम पानिकर, सी है ताराचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के एम पनिकर। के एम पनिकर क्या बोले हैं? जो द्वैत शासन 1765 से 72 ईस्वी तक होता है उसको डाकू राज की संज्ञा दी है। ऑप्शन क्वेश्चन 45 देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ संबंधित है, ये आगे क्लास में पढ़ेंगे। 46 में, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे दे दिया? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में है मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन बी है राजा खिताब राय, सी है राय दुर्लभ, डी है सैयद गुलाम हुसैन। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हुआ था। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी ये हुई थी एक, कब हुई थी? जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है उसके बाद अंग्रेज बोलते हैं उस बक्सर के युद्ध में अवध और अ, अवध और मुगल के जो शासक थे बेवजह जो इस युद्ध में शामिल हुए थे, इसी वजह से इलाहाबाद की संधि किया जाता है। यह जो पहला संधि होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है, जो मुगलों के साथ होता है। दूसरा संधि जो होता है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, यह होता है अवध के साथ में होता है। तो पहला जब संधि होता है तो इस संधि में क्या हो जाता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों को स्वतंत्र व्यापार करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर उनको 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर के शासन काल में भी प्राप्त हुआ था, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं था। लेकिन इस संधि के बाद उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, जो अवध के काड़ा और इलाहाबाद के जिले होते हैं, यह किनको दे दिया जाता है? यह मुगल को दे दिया जाता है। और उसके बाद इसमें 26 लाख पेंशन की भी बात की जाती है। और जो द्वितीय होता है उसमें क्या होता है कि जो नवाब से जो लिया गया था जिलाबाद और इलाहाबाद और काड़ा क्षेत्र, ये दोनों को छोड़कर बाकी का राज्य उनको सौंप दिया जाता है। किनको? नवाब को, अवध को। और जो दूसरा संधि होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि इसमें 50 लाख रुपए हर्जाना के रूप में उसको अवध को देना पड़ता है। उसके बाद एक चुनार जगह होता है जिसमें उसमें भी अंग्रेजों को स्वतंत्र व्यापार करने का वहाँ अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को दे दिया गया था इसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? मुर्शिदाबाद का कौन किया? ये ध्यान रखेंगे, मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान किया था। उसके बाद बिहार का उप दीवान किसको बनाया? पहला ऑप्शन है
अमीन चंद्र, दूसरा ऑप्शन है मानक चंद, ऑप्शन सी है राय दुर्लभ, ऑप्शन डी है राजा सिताब राय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार का उप दीवान किसे दिया गया था? राजा सिताब राय को दिया गया था। यह बीपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। 48 में देखेंगे, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये कोहिनूर हीरा का भी बहुत ही रोचक कहानी है। हम लोग आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। रंजीत सिंह जो क्या होते हैं, सिखों के अगले संरक्षक के रूप में जब उभर के आते हैं तो उसी में होता है। इसका आंसर साफ सुझा होगा। तो इसका हम लोग पहले के क्लास में जो पढ़े हैं कि कोहिनूर हीरा कैसे यहाँ से क्या करता है, नादिर शाह लेके जाता है। अब कैसे फिर भारत से जाता है, फिर भारत से जाने के बाद फिर भारत पास आता है, फिर भारत से ब्रिटेन चला जाता है। इसका हम लोग विस्तार से एक बार चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 में है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। अब देखिए, इस वक्त जब हम बता रहे थे आपको कि पोर्टो नोवा का जब युद्ध हुआ था उसमें क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु होती है। और हम लोग बताए थे उस वक्त जो है उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता? आयरकुट, जो कि इलाहाबाद का तृतीय संधि जो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी में हुआ था, उस वक्त भी फ्रांसीसी से सॉरी ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट ही कर रहा होता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर आयरकुट, ऑप्शन नंबर बी। 50 में देखेंगे, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये आगे देखेंगे। ऐसे इसका सही आंसर खड़क सिंह होगा। और ये आगे क्लास में पढ़ेंगे जब सिख और सिख धर्म से रिलेटेड स्टार्ट होगा तब। 51 नंबर में सुमेलित कीजिए। देखिए, पहला है ऑप्शन में एक लॉर्ड कर्नवालिस, बी में लॉर्ड बेरेजली, सी में लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी में लॉर्ड बेटिंग। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड बेरेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठी, लॉर्ड बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? हम लोग पढ़े थे लॉर्ड बेरेजली के समय सहायक संधि होता है। यह सहायक संधि क्या होता है? जब टीपू सुल्तान होते हैं उनके विरुद्ध में यह सहायक संधि, बेरेजली की सहायक संधि थोपा जाता है, जो उनके अधिकारों के हित में नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह भी मराठा के हम लोग नहीं पहुंचे हैं। आगे जब सिख के बाद खत्म होगा तो मराठा ही पढ़ेंगे। तो इसमें एक क्या है, ये तो सही है। और बाकी जब आगे का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो ये सभी जितने भी ऑप्शन है उनका हमें क्या हो जाएगा, वास्तविक रूप से आंसर पता चलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे सी, द्वितीयांग मराठे में लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं रहते हैं। 52 में देखेंगे, किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? देखिए, ये जब आगे सिख धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो कौन होते हैं गुरु अर्जुन देव होते हैं, वह राजकुमार खुसरो की सहायता कर देते हैं। किससे? आशीर्वाद भी देते हैं और धन से भी कर देते हैं। इसी से गुस्सा होकर जहांगीर क्या करता है, उनको मृत्युदंड दे देता है। क्योंकि उस वक्त जहांगीर 1606 ईस्वी मृत्युदंड देता है। उस वक्त जहांगीर राजा बना ही होता है अकबर के जाने के बाद, और वह अभी इतना जल्दी राजगद्दी खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो क्या करता है, इनका गुस्सा इन पर उतार देता है। और क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। उनके प्रभुत्व को क्या किया, स्थापित कर दिया। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो हो जाएगा क्या कर रहा, उसको प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, बक्सर का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध अगर रहता कि आगमन का क्या होता, उनके आने का जो है रास्ता खोल दिया, तब हो जाता पलासी का युद्ध। लेकिन अगर प्रभुत्व को स्थापित किया तो वो बक्सर के युद्ध। क्योंकि बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें भारत के 3 प्रसिद्ध शासकों को एक बार पराजय किया गया था। यह उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात था। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध होगा, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में घटित हुआ था। 54 में देखेंगे, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। कौन पढ़कर सुनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा शायद लॉर्ड कॉनिंग ही था। आगे क्लास में पढ़ेंगे तो इसका बारे में जानेंगे। 5वां है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये भी रंजीत सिंह है जो हम सिख धर्म जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर शुक्र चूकिया मिसल से होते। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज का प्रशासन को ले लिया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड
हॉर्डिंग ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। यही ने क्या करता है, मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लेता है। संतामन किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आपको हम बता दें कि जो है पहला राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जब कौन अलवर्दी खां बनता है तो वह अपनी राजधानी को सॉरी मुर्शीद कुली खां जब शासक बनता है तो ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद करता है। और जैसे ही मीर कासिम वहाँ का शासक बनता है तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर करता है। और करने का कारण यह था कि उसको ऐसा लग रहा था कि जो मुर्शिदाबाद है षड्यंत्रकारी जगह है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 58 नंबर, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। ये भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे इसका जो सही जवाब हो जाएगा 58 का डी हो जाएगा, गोविंद सिंह। अब अगला देखेंगे क्या है, बक्सर के युद्ध, जो क्वेश्चन नंबर 59 है, 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, बी है शाह आलम प्रथम, सी है बहादुर शाह जफर, डी है शाह आलम द्वितीय। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अभी जो पहले का क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे उसमें भी एक क्वेश्चन था कि 1757 ईस्वी के समय मुगल शासक कौन थे, जिसमें आलमगीर द्वितीय था। अब है 1764 में आलमगीर द्वितीय क्या होते हैं, 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय रहते हैं, जिनका शासनकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग क्या पढ़े थे, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े थे, उसमें एक चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, जब बेल सहायक संधि उन पर थोप दिया जाता है, उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध होता है, तो उसमें टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में मारे जाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखें, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए है अलवर्दी खां, ऑप्शन बी है मीर का जाफर, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी है मीर कासिम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन हो जाएगा, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। देखिए हम लोग अभी 61 नंबर क्वेश्चंस, अभी जो पहले का क्वेश्चन आया था उसमें इसका व्याख्या हम लोग देखे थे कि क्या होता है जब सिराजुद्दौला शासक बनता है, तब अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं, वह जो व्यापारिक अधिकार का दुरुपयोग कर रहे होते हैं, जो उनको छूट मिलता है, जब क्या होता है मना करता नहीं मानता है, तब सिराजुद्दौला क्या करता है, ब्रिटिश क्षेत्र पर जो जब ब्रिटिश का जो किलाबंदी था उस पर वो आक्रमण कर देता है। और इसी में क्या होता है, उसी बीच वह एक घटना होता है जिसमें 14/18 के कमरे में 146 व्यक्तियों को बंद कर देता है, और अगला दिन खोलता है तो उसमें मात्र 23 व्यक्ति रहता है, उसी में से एक हॉलवेल होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सिराजुद्दौला। 62 देखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। 63 में कौन सा युद्ध जिसने ब्रिटिश में, 63 नंबर क्वेश्चन में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया है? हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑप्शन एक में है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी में है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी में मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी का विद्रोह। कह रहा है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को जो प्रारंभ होता है, वह जो लड़ाई है वह प्लासी का लड़ाई है। कैसे और क्यों, इसका हम लोग जवाब देखेंगे। बोला जाता है कि जब प्लासी का लड़ाई होता है उस वक्त अंग्रेज क्या करते हैं, सिराजुद्दौला पर पहले भी युद्ध करते हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। जब उनको पता चलता है कि सिराजुद्दौला जब शासक बनता है तो जो उसके पारिवारिक कलह है और तथा उसके कुछ दरबारी हैं जो क्या हैं, उसके विरोधी हैं। जब यह बात पता चलता है तो यह षड्यंत्र रचता है अंग्रेज, और जितने भी जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे उसको अपने ओर मिला लेता है, और उसके बाद सिराजुद्दौला से युद्ध कर कर उसको यहाँ पर हारा जाता। बोला जाता है इसमें उसका जो एक मुख्य सेनापति मीर जाफर होता है, वह क्या हो जाता है, वह अंग्रेजों से मिल जाता है। जब युद्ध मैदान में युद्ध होता है उस टाइम वो उसको धोखा देता है और युद्ध यूँ हार जाता है
सिराजुद्दौला। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे वहाँ से क्या हो जाता है, जो ब्रिटिश का जो है प्रभुत्व का प्रारंभ, वही प्लासी का युद्ध बोला जाता है। डिंडीगुल क्या है, अब इसका हम लोग देखेंगे। हम लोग बताए थे कि जब क्या पढ़े थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, जब हम लोग मैसूर पढ़े थे उसमें हम आपको बताए थे जब हैदर अली 1760 ईस्वी में शासक बनता है, क्या होता है 1755 ईस्वी में वह क्या करता है, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है। यह जो शस्त्रागार होता है इसमें फ्रांसीसियों के सहयोग से आधुनिक स्तर से बनाया गया था। तो वो तमिलनाडु का एक नगर था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 65 में बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है वेंसिटट, सी है कार्टियर, डी है वारेन हेस्टिंग। ये भी जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उसमें इसका सही जवाब मिलेगा। ऐसे जो उस वक्त का जो रहता है, ये रहता ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वारेन हेस्टिंग्स। 66 में देखेंगे किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ये भी आगे जब पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ने को मिलेगा। 67 नंबर किस समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? वो जो प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई 1773 ईस्वी में, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया? फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, बी है कर्नवालिस, सी है ब्लेसली और डी है लॉर्ड मिंटो। तो 68 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर है कौन से युग में सही सुमेलित है? पहला जो सूची है उसमें 4 दिए गए हैं विकल्प। पहला है 1767 से 1769, दूसरा 1790 से 1792, 1824 से 1826, 1845 से 1846। सूची 2 में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। देखिए हम लोग यहाँ पे मैसूर पढ़े हैं, तो जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था वो हम लोग को पता है 1790 ईस्वी से 92 में हुआ था। तो जो दूसरा है वो तो ऑप्शन जो 2 का मिलान है वो सही मिलान है। अब बाकी हम लोग आंग्ल सिख युद्ध आगे पढ़ेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध भी आगे पढ़ेंगे, आंग्ल बर्मा युद्ध भी पढ़ना बाकी है। तो जब सब पढ़ लेंगे तो इसका अपने आप जवाब मिल जाएगा। 70 क्वेश्चंस का अब व्याख्या देखेंगे। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख, अभी सिख के बारे में, सिख धर्म भी नहीं स्टार्ट हुआ है। 71 में देखें भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राशि राज्यों पर विचार करिए। यह भी ब्रिटिश शासन भी अभी पढ़ना बाकी है। भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है शाह आलम द्वितीय, डी है टीपू सुल्तान। देखिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। जो टीपू सुल्तान था एक तरह से दूरदर्शी शासक था। जब वह मैसूर में शासक कर रहा होता है तो बोला जाता फ्रांस से, ईरान से, तुर्की से, पेरू से, इन सभी जगहों से उनका व्यापारिक संबंध था। और बाद में वो क्या करते हैं, कुछ बंदरगाह भी बनाते हैं, व्यवस्थित स्थापित करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, रूस और फ्रांस के साथ व्यापारिक कदम बढ़ाते हैं, इसलिए वो बंदरगाह का भी निर्माण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आधुनिक पद्धति से दूतावास भी भेजना स्टार्ट किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान, क्योंकि यही थे जो उस वक्त दूरदर्शी होते हुए और दूर के देशों से व्यापारिक संबंध भी रखे हुए थे। 73 क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लीटन के समय में, कर्जन के समय में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 73 का बी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। 74 में है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। देखिए पहला है 1775, बी है 1780, सी है 1824, डी है 1838। सूची 2 में में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 2 में है आंग्ल अफगान युद्ध, सी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और 4 में है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम लोग सिर्फ इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े हैं। द्वितीय तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता 1700
67 ईस्वी से 1769 ईस्वी में रहता है, और जो द्वितीय 1780 से 84 में रहता है, तृतीय 1790 से 92 में होता है, चतुर्थ 1799 में होता है। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध जो 1780 ईस्वी में घटित हुआ था, 4 का बी। अब बाकी का जब आगे पढ़ेंगे तो उसका भी हल मिल जाएगा। 75 में देखेंगे, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है, ये भी आगे पढ़ेंगे। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 76, पहला ऑप्शन सूची 1 में है उत्तरवर्ती मुगल शासक। देखिए उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, और सूची 2 में उपाधि और उनका उपनाम दिया हुआ है। अब हम देखिए पढ़ेंगे। पहला है बहादुर शाह प्रथम, बी है फर्रुख सियर, सी है मोहम्मद शाह, डी है बहादुर शाह द्वितीय। आज सूची 2 में उपाधि उपनाम में है, पहला है साहिब खबर, बी में मुगल वंश का घृणित कायर, सी में है रंगीला, डी में है जफर। तो हम लोग जानते हैं बहादुर शाह प्रथम को क्या क्या कहा जाता है, साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। फर्रुख सियर को घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। घृणित कायर इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह जो क्या है, बोला जाता है ये सत्ता में विलास था उस टाइम। इसका जो मेन जो राज्य चलाता है, उसका जो वजीर होता है जुल्फिकार खां, वही इसको चलाता है। बोला जाता है जब फर्रुख सियर शासन कर रहा होता है तो वह मतलब स्त्रियों का डांस, मतलब कहने का मतलब जितना भी अयाशी होता है उसमें वह मग्न होता है। सी में मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहा जाता है, जो 1800 क्रांति में भाग लेते थे। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 77 देखेंगे, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। देखिए हम आपको बता देते हैं कि 1707 ईस्वी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को, उसके बाद इसके 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन? मुअज्जम होते हैं, जजाऊ होते हैं, कामबख्श होते हैं। तो इसमें जो सबसे है योग्य होता है मुअज्जम होता है। वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक कर रहा था और अपने 2 भाई जजायू को और कामबख्श को हराता है। जजाऊ को बोला जाता है कि जजाऊ के युद्ध में हराता है, कामबख्श को एक युद्ध होता है उसमें दोनों भाइयों को हराता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए में है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी में मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम, सी है जहांदार शाह, डी है शाह आलम द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम। 78 क्वेश्चन देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना। क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन है जुल्फिकार खां, बी है हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन होता है तो वह उसका जो एक शासक होता है, उसी का दरबारी होता है, वो होता है जुल्फिकार खां। बोला जाता है कि जो बहादुर शाह के जो पुत्र हुए थे, वह जहांदार शाह सबसे कमजोर पुत्र थे, अरे यह उस योग नहीं था। तो इसको जो सहयोग करता है, यही जुल्फिकार खां के सहयोग से वह वहाँ का शासक बन जाता है। और जब जैसे ही शासक बनता है, वह जुल्फिकार खां को वहाँ वजीर बना देता है। और जो वास्तविक सत्ता का संचालन जुल्फिकार खां के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जुल्फिकार खां, ऑप्शन ए। 69 में देखिए, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। अब हम लोग फर्रुख सियर के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है जुल्फिकार खां, बी है सैयद बंधु, सी है मोहम्मद अमीर खां, डी है मीर जुमला। देखिए फर्रुख सियर, बोला जाता है जैसे ही जहांदार शाह क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, इसको मृत्यु होता नहीं, इसको करवा दिया जाता है। उसमें जो हाथ होता है, एक सैयद बंधु होते हैं। सैयद बंधु क्या होते हैं, ये 2 भाई होते हैं, और जो इनमें होता है एक वजीर वाली शक्ति होती है। इनको शासक निर्माता भी कहा जाता है। जहांदार शाह को मार देते हैं और फर्रुख सियर को शासक बनाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 79, 69, 79 का बी, सॉरी सैयद बंधु, हाँ बी। 80 में देखिए, निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है। हम लोग पढ़े थे कि किंग मेकर के रूप में किनको जाना था, सैयद बंधु को, क्योंकि सैयद बंधु के पास अपार शक्ति था। वह अपने शक्ति के बल पर पहले जहांदार शाह को मरवाता है, फिर फर्रुख सियर को मरवाता है, फिर रफी दर्जात को बनाता है, वो भी मर जाता है, रफी दौला को मराता है, वो भी मर जाता है। तो इसलिए सैयद बंधुओं को क्या बोला जाता है, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सैयद बंधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 81 है, सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी। अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, वह शासक कौन था, फर्रुख सियर था। वहां पे हम नाम ले लिए थे उसका, जहांदार शाह को नहीं, मराठाओं के सहयोग से फर्रुख सियर को वो हत्या कर देता है और सत्ता से हटा देता है।
मिस्टेक से वहाँ निकल गया था जहांदार शाह के बारे में। 82 में देखिएगा, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया है। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे किस किस को बादशाह बनाता है सैयद बंधु। पहला ऑप्शन है फर्रुख सियर, बी है रफ़ी दरजाद सी, डी है रफ़ी उद्दौला, 4 में मोहम्मद शाह। ये वास्तविक रूप में बादशाह बनाने का काम करता है, पहला करता है फर्रुख सियर को, उसके बाद रफ़ी दरजाद को, फिर रफ़ी उद्दौला को, मोहम्मद शाह को। लेकिन इसमें फर्रुख सियर, हाँ फर्रुख सियर भी है ही है, तो सभी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4। 83 में देखेंगे, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था। सैयद बंधु का जो पतन, पहला ऑप्शन है फर्रुख सियर, रफ़ी दरजाद, मोहम्मद शाह और डी शाह आलम होती है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सैयद बंधु जब मोहम्मद शाह को शासक बनाता है, जैसे ही मोहम्मद शाह शासक बनते हैं 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी में, यह बात उनको खटक रहा होता है कि जिस प्रकार से पहले सैयद बंधु जितने को भी शासक बनाया उसको बाद में बांध बनाता है, बाद में मार देता है। यह उनके साथ भी उनके माइंड में चलता रहता है, डर लगा रहता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो शासक बनते हैं, वह क्या करते हैं, सैयद बंधुओं को मरवा देते हैं। कौन, मोहम्मद शाह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह। अब 84 देखेंगे, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम बताए थे क्लास में पढ़े थे कि रोशन अख्तर, बताए नहीं थे लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। 25वां, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय से था। आपको पता होना चाहिए अवध, हैदराबाद और रुहेलखंड, ये सब इत्यादि जितने भी क्षेत्र हैं वह मोहम्मद शाह के समय में हुए थे, जिनको रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 होता है। बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक, किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। हम लोग पढ़े थे कि जो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नादिर शाह को, जो 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। उस वक्त कौन शासक होते हैं, मोहम्मद शाह होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। उस समय भी कौन थे, मोहम्मद शाह ही थे। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह। बोला जाता है अहमद नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आता है, दूसरे द्वितीय ईरानी होता ही है। नादिर शाह के कार्यों से बहुत ही प्रेरित होता है, और उसका यह भी वही उद्देश्य से क्या आता है, भारत में आता है। उस समय भी वो जो पहला, ये बोला जाता है ये 7 बार आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 1। 88 देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कुल 7 बार आक्रमण किया। देखिए इसका जिक्र आ ही गया, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था। देखिए मुगल, पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह प्रथम, बी है अहमद शाह, सी है आलमगीर द्वितीय और डी है शाह आलम द्वितीय। तो अब हम लोग देखें कि जब देखिए पहला बार तो अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण करता है, लेकिन सबसे अधिक 3 बार वह करता है जब वहाँ के शासक शाह आलम द्वितीय होते हैं। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब होता है, 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी में। इसी में जब वह अहमद शाह अब्दाली युद्ध करता है तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। मराठा का युद्ध 1761 ईस्वी में होता है, जिसमें क्या होता है, मराठाओं की हार होती है और अफगानी जीत जाते हैं। तो बोला जाता है कि यही जो शासनकाल है उसमें वो सबसे ज़्यादा 3 बार आक्रमण करता है। 88 क्वेश्चन देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली, हाँ सर्वाधिक 88 का ही सही जवाब होगा। सबसे अधिक आक्रमण कितना बार किया था, 3 बार, शाह आलम द्वितीय के समय में। 89 में देखें, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, बी है मोहम्मद शाह प्रथम, सी है बहादुर शाह द्वितीय और डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी बताया उनका शासनकाल कब था, 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी। 90 क्वेश्चन देखें, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी, नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठाओं की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 90 का मोहम्मद शाह प्रथम,
बी है अहमद शाह प्रथम, सी है आलमगीर द्वितीय, डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय।